नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 और 9 में हिंदी व्याकरण के विभाग में शब्द संरचना का मुद्दा समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो इस प्रकार है। और जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम समझेंगे, जो भी हम देखेंगे, वो आपको अपनी फेसबुक में लिखना है। समझ गए? तो चलिए अब हम सीखते हैं शब्द संरचना। शब्द संरचना के बारे में सबसे पहले ये बात जान लें कि शब्द निर्माण यानी कि शब्द संरचना, प्रत्येक भाषा में कुछ मूल शब्द होते हैं और कुछ शब्दों की रचना मूल शब्दों के द्वारा की जाती है। अब शब्द रचना की एक प्रक्रिया है कि मूल शब्दों के साथ कुछ शब्दांश जोड़कर एक नए शब्द बनाने की है। यानी कि मूल मूल शब्द के साथ कुछ शब्दांशों को जोड़ा जाता है और उन शब्दांश को जोड़ने के बाद नए शब्द हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब उन शब्दांश के कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। जो मूल शब्दों के साथ जुड़ते हैं उनके कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होते, लेकिन जब किसी अन्य शब्द के साथ वे जुड़ते हैं तब वे नए सार्थक शब्द बनते, यानी कि नए अर्थ वाले शब्द बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब शब्द संरचना की प्रक्रिया में देखिए, दो प्रकार है। एक तो उपसर्ग द्वारा हम कर सकते हैं शब्द संरचना, दूसरा प्रत्यय द्वारा हम शब्द संरचना यानी कि शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग की। तो सबसे पहले उसके शब्दार्थ को समझ लेना हमारे लिए आवश्यक बन जाता है। उपसर्ग, उप और सर्ग दो अलग अलग शब्दों से बने हैं। उप का अर्थ है पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। अगर इन दोनों का अर्थ सम्मिलित किया जाए तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है वह शब्द के पास आकर उसके अर्थ को परिवर्तित करके नए शब्द की रचना करता है। अब उसकी जो मूल परिभाषा है वो देखिए, तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं, उपसर्ग है वे शब्दांश है जो हमने आगे देखा था। तो उन शब्दांशों का कोई स्वतंत्र अर्थ होता नहीं है, वो स्वतंत्र है। वे शब्दांश हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर, उपसर्ग के जो शब्द हैं वो हमेशा मूल शब्दों के आरंभ में यानी कि आगे जुड़ते हैं और उनके रूप व अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों की रचना करते हैं। जो मूल शब्द हैं उनका जो रूप है, जो अर्थ है, उसमें वे परिवर्तन कर देते हैं और हमारे लिए वे नए शब्द बनाकर प्रस्तुत करते हैं। अब वे शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं, वो पूर्ण नहीं होते, अतः उनका स्वतंत्र प्रयोग हम कर सकते नहीं है। जब किसी अन्य के साथ जुड़ने पर ही वाक्य में उसका प्रयोग होता है, तभी वे सार्थक शब्द बन जाते हैं। अब अंत में देखिए कि उपसर्ग किसी शब्द के आदि यानी कि आरंभ में जुड़ते हैं और जिस शब्द के आदि में जुड़ते हैं उसका मूल अर्थ देखिए, उसका मूल अर्थ है वह बदल जाता है और हमारे लिए एक नया शब्द बनकर सामने आता है। कुछ उदाहरण देखें। हार, ये हमारे लिए मूल शब्द है। शब्दकोश के आधार पर इसका अर्थ क्या होता है? तो कि गले की माला, दूसरा पराजय और एक असफलता। अब ये हार मूल शब्द है। अब इसके बाद देखिए हमने उपसर्ग लगाकर यहाँ अलग अलग चार शब्दों का निर्माण किया है, लेकिन क्या है जो मूल शब्द के अर्थ हैं उनका और इनका अर्थ दोनों में विभिन्न अर्थ देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ हार में क्या हमने जोड़ दिया? सबसे पहले उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? तो कि मूल शब्द के आगे, तो कि प्रहार। तो प्रहार का अर्थ क्या होता है? वार करना। उसके बाद विहार यानी कि घूमना फिरना। उसके बाद आहार तो कि भोजन, और उसके बाद उपहार यानी कि भेंट। तो देखा किस प्रकार मूल शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ने पर नए हमने चार शब्द निर्मित किए। मूल शब्द का जो अर्थ था वो उपसर्ग जोड़ने पर उनके अर्थ में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, देश यानी कि भूभाग। उसमें देखिए परदेश, स्वदेश, आदेश और उपदेश।
इसमें भी हमने देश के आगे पर, स्व, आ और उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बना दिए हैं। योग, योग यानी कि मेल, तो उसमें प्रयोग, वियोग, सुयोग और उपयोग, 4 अलग शब्दों का निर्माण किया है और चारों के अर्थ देखिए विभिन्न है। मूल शब्द के अर्थ से तद्दन विपरीत या अलग अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब उपसर्ग के प्रकार देखिए तो कितने हैं, तो एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। ये 4 प्रकारों के उपसर्ग हिंदी भाषा में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। संस्कृत के उपसर्ग में देखिए सबसे पहला है अ। तो यहाँ देखिए मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाए जाते हैं। अज्ञान, अधर्म, अन्याय। दूसरा है आ, आजीवन, आमरण, आजन्म। अप, अपयश, अपशब्द, अपमान। अन, यह न हलंत है, लेकिन जब इसके पीछे कोई स्वर आ जाएगा तो अपने आप वह पूर्ण हो जाएगा। अनधिकार, अनाचार और अनादि। यहाँ न के बाद अ का अनधिकार, तो अ इसमें सम्मिलित हो गया। यहाँ अनाचार, अन आचार, तो यहाँ आ आया तो वह इसलिए वह ना बन गया और यहाँ अनादि, उसी प्रकार ही अनादि बन गया। उसके बाद अनु, अनुचर, अनुकरण और अनुज। अधि, अधिकार, अधिवक्ता, अधिराज। उप, उपसर्ग, उपकार, उपमान। दूसरे उपसर्ग देखें तो यहाँ उपसर्ग है वि। वि में देखिए विज्ञान, वियोग, विदेश, विनय, विभिन्न और विनाश। एक ही उपसर्ग से हम ढेर सारे अलग अलग अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद सह, सहकार, सहयोग, सहाय और सहशिक्षा। कु, कुबुद्धि, कुविचार, कुपात्र, कुमति। सु, सुयोग, सुपुत्र, सुवास और सुगम। अब प्र है प्रभाव, प्रयोग, प्रख्यात। परा, परावृत, पराभव, पराजय। परि, परिजन, परिचय, परिणाम। प्रति, प्रतिकूल, प्रतिचार, प्रतिकार। नि, निदान, नियोग, नियम। निर, देखिए यहाँ र हलंत है, यानी कि अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जब र हलंत होता है और उसके बाद कोई व्यंजन होता है तो तुरंत र है वो मात्रा यानी कि रेफ बनकर दूसरे व्यंजन पर दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए निर्दोष, तो यहाँ रेफ बनकर र आ गया। निर्मल, तो यहाँ म के ऊपर रेफ बन गया। और निर्वाह, दूर में भी उसी प्रकार है। दुर्गम, दुर्दशा और दुर्जन। सत, यहाँ त हलंत है यानी कि आधे तक की बात है, तो किस प्रकार इसका उपयोग हुआ है वो देख लीजिए। सत्कार, सत्कर्म। उत, यहाँ भी त हलंत है। उत्थान, उत्कर्ष, उत्पन्न और उत्तम। उसके बाद उद, उद्भव, उद्देश्य, उद्गम। अब अति और प्रति, हमने आगे इनके उदाहरण देख लिए, लेकिन इसमें कुछ खास विशेष संधि के नियम जुड़े हुए हैं इनके उदाहरणों में, इसलिए हमें इसे विशेष प्रकार से समझना आवश्यक है। यहाँ अत्यंत, अत्याचार, प्रत्येक और प्रत्यक्ष। ऊपर के जो 2 उदाहरण है वे अति के हैं, जिसमें अति उपसर्ग छुपा हुआ है। नीचे के जो 2 हैं प्रत्येक और प्रत्यक्ष, ये दोनों प्रति के उदाहरण हैं, जिनमें प्रति उपसर्ग है वह छिपा हुआ है। अब किस प्रकार छिपा हुआ है,
वो संधि का एक नियम है कि संधि के नियम के अनुसार जब ई और ई यानी कि ह्रस्व और दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या करना है, ये दोनों ई निकालकर हमें वहां य लिखना है। चलिए आइए हम कुछ उदाहरण देख ले उसमें। सबसे पहले है अत्यंत। अत्यंत में देखिए अति अंत, तो यहाँ ती कैसी है, ह्रस्वती है, तो ये ई निकल जाएगी तो बचेगा क्या, अत। ई यहां आ गई और य और अंत। अब देखिए त में से जब स्वर निकलता है तो वह हलंत हो गया, ई यहां आ गई यानी कि ई की जगह हमें क्या लिखना है, य, और य के बाद क्या है, अंत। तो ये य के बाद क्या आया, अ है, तो ये यहाँ य पूरा हो जाएगा और हमारे लिए कौन सा शब्द बनेगा, इसके बाद अत्यंत शब्द बन जाता है। उसी प्रकार अत्याचार, अति आचार, अत ई को निकालने के बाद य और आचार, तो क्या बना, अत्याचार। उसके बाद प्रति एक यानी कि प्रत्येक किस प्रकार आता है, तो के प्रति य उसके बाद एक, तो क्या बना हमारे लिए, प्रत्येक। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रति अक्ष, उसमें भी उसी प्रकार के नियम के अनुसार वहां हम देख सकते हैं। अब दूसरे हैं अभि और अधि, इनके भी उदाहरण हमने आगे देख लिए, लेकिन इनके भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें संधि का वह नियम जो हमने आगे सीखा है वह लागू होता है। देखिए यहाँ अभ्यास, अभ्यागत, अध्यक्ष, अध्यात्म, ऊपर के जो दो हैं वो अभि वाले हैं, नीचे के जो दो हैं वो अधि वाले उदाहरण है, जिनमें संधि का वही नियम लागू होता है जो हमने आगे देखा था। कौन सा, तो कि जब ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का हमें य बनाकर लिखना चाहिए, यह बन जाता है। अभ्यास में क्या है, अभि आस, तो क्या बनेगा, अब ई आस यानी कि ई के बाद हमें यह जोड़ना है, तो यह अभ्यास हमारे लिए बन जाता है। उसके बाद अभ्यागत, अभि आगत, बस उसी में वही प्रक्रिया है जो हमने आगे देखी थी। अध्यक्ष, अधि अक्ष, उसमें भी वही प्रक्रिया की अध ई निकाल देने बाद हमें यह लिखना पड़ेगा, उसके बाद अक्ष। और अध्यात्म, अधि आत्म, उसमें भी वही प्रक्रिया है। तो दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़े तो है हमारे सामने है हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग है और किस प्रकार वे नए शब्द बनाते हैं, अब आइए देखिए। अ उपसर्ग है, तो अछूत, अथा और अज्ञान। अन अनजान, अनपढ़, अनमोल। अध अधजला, अधपका, अधखिला। हमने आगे के तास में देखा था कि उपसर्ग की परिभाषा आपको याद ही होगी, जो मूल शब्द है उसके आगे वाले भाग में कुछ शब्दांश जोड़कर हम नया शब्द बना सकते हैं। तो किस प्रकार ये उपसर्ग का प्रयोग हमने देखा वो आप समझ रहे हैं। अब 19, 49, 59। अवगुण, अवरोध, अवसर। दु दुबला, दुकाल, दुसाध्य। नि निडर, निहत्था, निकम्मा। बिन बिन बात, बिन कहे और बिन बोले। भर भरपेट, भरसक और भर दिन। कु कुख्यात, कुपात्र, कुचाल, कुबुद्धि। सु सुगम, सुजन, सुपात्र और सुविधा। यहां देखिए पर, परदेश, परलोक, परहित और परदादा। तो देखा हमने किस प्रकार ये उपसर्ग में मूल शब्द के बिल्कुल आगे जैसे हैं वैसे लगकर हमारे लिए नए शब्द निर्मित करते हैं। अब तीसरा प्रकार था
अरबी फारसी के उपसर्ग। उसमें देखिए अल, अलविदा, अलबत्ता, अलमस्त। दूसरा उपसर्ग है कम, कम उम्र, कमजोर, कमसीन, कम वक्त। खुश, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशहाल, खुशबू। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर मुल्की। दर, दरकार, दरअसल, दरमियान, दरबदर। ना, नापसंद, नामुमकिन, नासमझ, नाराज। बद, बदनाम, बदमाश, बदहया, बददुआ। बा, बाकायदा, बाकलम, बाइज्जत, बाइंसाफ। बिना, बिना वजह, बिना लिहाज, बिना काम, बिना शक। बे, बेहद, बेशुमार, बेहया, बेईमान। ला, लाचार, लाजवाब, लापता, लावारिश। सर, सरकार, सरपंच, सरदार और सरताज। बे, बेहद, बेशुमार, बेहया, बेईमान। ला, लाचार, लाजवाब, लापता, लावारिश। सर, सरकार, सरपंच, सरदार और सरताज। हम, हमदर्दी, हमराह, हमदम, हम उम्र। हर, हर दिन, हर पल, हर माह और हर मर्ज। अब हमने संस्कृत के उपसर्ग देखे, उसके बाद हिंदी के, उसके बाद अरबी और फारसी के। अब आखिरी प्रकार है अंग्रेजी के उपसर्ग, वो देख ले। तो सब, सब इंस्पेक्टर, सब जज। दूसरा है असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट शिक्षक। उसके बाद है वाइस, वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। चीफ, चीफ जज, चीफ मिनिस्टर। हेड, हेड क्लर्क, हेड मास्टर। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। तो इस प्रकार हमने उपसर्ग के चारों प्रकारों के बारे में समझ लिया। अब आपके लिए कुछ स्वाध्याय हैं जो इस प्रकार है। स्वाध्याय एक में क्या है, तो कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन सारे शब्दों में से आपको उपसर्ग कौन से हैं वो आपको अलग करने हैं।